ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। रायगढ़ के कापू मुख्य सड़क पर मंगलवार सुबह चिराई पानी इलाका के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। रायगढ़ से कापू जा रही पूर्णागिरी यात्री बस तेज रफ्तार ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ड्राइवर केबिन पूरी तरह धंस गया, जिसमें ड्राइवर फंस गया और उसका पैर टूट गया। हादसे के दौरान बस में सवार कई यात्रियों को तेज झटके लगे। शीशे टूटने से छोटे बड़े गंभीर चोटें आई। घटना की सूचना मिलती एएसपी आकेश मरकाम सहित कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज जारी है। लगभग 2-3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक और बस के क्षतिग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे की वजह से हो सकती है, हालांकि वास्तविक कारण जाँच के बाद स्पष्ट होगा। हम लोग रायगढ़ से लाखा की ओर जा रहे थे, तभी अचानक मोड़ पड़ा और मोड़ के सामने जस्ट ट्रक वाले जो आ रहे थे रफ्तार से और वो मोड़ी और अचानक बस से टकरा गई। जांजगीर चांपा पुलिस ने बीती रात जिले भर में व्यापक सर्च अभियान चलाते हुए फरार वारंटी और असामाजिक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में पूरे जिले में संवेदनशील चिन्हित स्थानों पर रात भर सघन चेकिंग की गई। वारंटियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में दबिश दी गई, जिसमें थाना जांजगीर से 5 गिरफ्तार वारंट, बालोदा से 1 स्थायी वारंट, अकलतरा कोटमी सोनार से 8 स्थायी वारंट और पामगढ़ से 2 गिरफ्तारी वारंट सहित कुल 16 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इसके अलावा जिले के सभी थाना चौकी क्षेत्रों में 132 निगरानी और गुंडा बदमाशों के ठिकानों पर पहुंचकर उनकी गतिविधियों और दिनचर्या की जांच की गई तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था मजबूत रखने और असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे और नागरिकों को भरोसा दिलाया कि जिले की शांति और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अशोकनगर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में दान पेटी चोरी का मामला सामने आया है, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना सामने आने पर मंदिर प्रबंधन में हड़कंप मच गया। मंदिर प्रमुख मयंक तिवारी ने बताया कि फुटेज में अशोकनगर के अटल आवास में रहने वाली 3 नाबालिग लड़कियां दान पेटी चोरी करती दिखाई दी। गंभीरता को देखते हुए मंदिर समिति ने कार्रवाई शुरू की और सरकंडा थाने को जानकारी दी। पुलिस जांच में पता चला कि तीनों लड़कियों ने दान पेटी को गणपति हॉस्पिटल के पीछे खेत में गड्ढा खोदकर छिपाया था। पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी। परिजनों ने समाज के सामने माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। नाबालिग होने के कारण उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई से बचाते हुए समझाइश देकर परिजनों को द्वारा सुपुर्द कर दिया गया। दान पेटी से निकाली गई राशि वापस लौटाने की बात कही गई है। मंदिर समिति का कहना है कि इस घटना से सीख लेकर बच्चों पर निगरानी और अच्छे संस्कार देना परिवार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। अभनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े धोखाधड़ी के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी विजय चौरसिया निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नौकरी लगाने, निजी कंपनी में चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 35 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार पीड़ित से लंबे समय तक संपर्क में रहकर आरोपी ने खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में पेश किया और सरकारी निजी सेक्टर में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी भरोसे के आधार पर पीड़ित से भारी रकम जमा करवाई गई। कुछ समय बाद जब न तो नौकरी मिले और न ही किसी प्रकार की कोई औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ी, तब पीड़ित को धोखाधड़ी का संदेह हुआ। मामले की शिकायत अभनपुर थाने में दर्ज कराएगी, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का नेटवर्क और भी लोगों से जुड़ा हो सकता है, इसलिए मामले की आगे जांच जारी है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की नौकरी या पद देने के नाम पर मोटी रकम मांगने वालों से सतर्क रहें और ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना दें। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी से पूछताछ कर पूरी धोखाधड़ी की श्रृंखला का खुलासा किया जाएगा। देवउठनी एकादशी के साथ ही विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया। पंडित फूलचंद पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद से पारंपरिक रूप से शादियों की शुरुआत मानी जाती है। इसी कड़ी में विवाह के लिए मांगलिक कार्य दोबारा रफ्तार पकड़ रहे हैं और लोग शादियों की तैयारी में जुट गए हैं। पंडित फूलचंद पांडे के अनुसार इस वर्ष विवाह के लिए शुभ मुहूर्त 22 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 6 दिसंबर तक चलेगा। इस अवधि में ज्योतिषी गणना के अनुसार कई शुभ तिथियां पड़ रही हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर के बाद शुक्र के अस्त होने के कारण कुछ दिनों के लिए विवाह प्रक्रिया पर विराम लग जाएगा। इस दौरान विवाह सहित अन्य बड़े मांगलिक कार्य करना ज्योतिषी दृष्टि से वर्जित माना जाता है। इसी वजह से पंडित वर्ग लोगों को इस अवधि में विवाह की तिथियां रखने से मना कर रहा है। पंडित पांडे ने आगे बताया कि फरवरी माह से एक बार फिर शुभ मुहूर्त के साथ विवाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो आगे निरंतर चलता रहेगा।
वहीं नवंबर के अंत से दिसंबर की शुरुआत तक के मुहूर्तों के लिए लोगों ने अभी से मैरिज हॉल, गार्डन और कैटरिंग की बुकिंग तेज कर दी है। शहर और आसपास के इलाकों में विवाह स्थलों की एडवांस बुकिंग से शादियों के सीजन की रौनक साफ दिखाई देने लगी है। विवाह का 22 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक विवाह मुहूर्त है। उसके बाद फिर 5 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक मुहूर्त है विवाह के। और 6 दिसंबर के बाद शुक्र कास्त है, इसलिए विवाह मुहूर्त नहीं है, कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। उसके बाद से फिर 5 फरवरी से फिर शुरू होगी। 5 फरवरी से 11 मार्च तक विवाह है। तारबार स्थित चर्च ऑफ क्राइस्ट में रविवार को धन्यवादी पर्व बड़े हर्ष और कृतज्ञता के साथ मनाया गया। पास्टर सुदेश पाल ने बताया कि यह पर्व वर्ष भर परमेश्वर से मिले आशीर्वाद के प्रति धन्यवाद देने का अवसर है, जिसमें प्राचीन परंपरा के अनुसार भक्तजन अपनी प्राप्तियों को पहला हिस्सा प्रभु को अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे पूर्व काल में इजरायली लोग फसलों का प्रथम अंश परमेश्वर को समर्पित करने के बाद ही उपयोग करते थे, वैसे आज मसीह समुदाय भी अपनी मेहनत और आय का पहला भाग प्रभु को अर्पित कर कृतज्ञता व्यक्त करता है। विशेष आराधना में सभी आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, स्तुति प्रशंसा के गीत गाए और प्रभु के प्रति आभार जताया। पास्टर पॉल के अनुसार यह दिन समुदाय को एकजुट करने का प्रतीक है। कार्यक्रम के बाद प्रीति भोज आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने बताया कि धन्यवादी पर्व के साथ ही क्रिसमस उत्सव का आगाज माना जाता है और इस आराधना ने पूरे समुदाय को नई खुशी और उमंग से भर दिया। परमेश्वर की कृपा से कलीसिया एकजुट होकर इस पवित्र पर्व को सफलतापूर्वक मना पाए। चर्च ऑफ क्राइस्ट सीएमडी चौक निर्वाचित प्राचीन समिति में आज धन्यवादी पर्व का कार्यक्रम रखा गया था। और धन्यवादी पर्व जो है ये वर्ष भर में परमेश्वर के द्वारा जो आशीषें हम पाते हैं उसके एवज में हम परमेश्वर को अपना धन्यवादी मन प्रकट करते हैं। ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। पूर्व काल में इस्राएली लोग जो थे वो अपने फसलों का पहला भाग परमेश्वर को समर्पित करते थे और उसके बाद ही उस भोजन का, उस अन्न का वो सेवन करते थे, क्योंकि सबसे पहला अधिकार वो परमेश्वर को देते थे। यही कारण है कि उस प्रथा को, उस प्रचलन को आज तक जीवित रखा गया है मसीहों के मध्य। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि आज उनके अनुग्रह से आज हमारे चर्च में धन्यवादी पर्व का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से सभी नन्हे बच्चे, जवान बेटे बेटियां, सब कलीसिया के सदस्य बड़े खुशी आनंदित हैं और उत्साह से भरपूर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वर्ष भर हमें संभाला है। आज का ये जो हमारा विषय है हम धन्यवादी पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं। सचमुच में आज हम बहुत ही आनंदित और उत्साहित हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, ये हमारे लिए बहुत धन्यवाद का विषय है। बाग बगीचे में जो फल और अनाज उगते हैं वो पहला भाग हम परमेश्वर पिता को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम उसको ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे लिए अत्यंत हर्षोल्लास का समय है कि हम आज के दिन इस पर्व को मनाने जा रहे हैं। ये जो धन्यवादी पर्व है साल भर की आशीष है जो हम सभी मसीह भाई बहनों को मिलती है, इसलिए हम सभी मसीह भाई बहन मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं साल भर की आशीष के लिए और बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। हम साल भर भले चंगे स्वस्थ रहते हैं, इसलिए अपने मनों को, अपने धन को, अपने कमाई का पहला अंश को परमेश्वर के सामने रखते हैं ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। और परमेश्वर ने अपने वचन में भी कहा है कि सारे दशमांश लेकर मेरे भवन में आओ, इस प्रकार मुझे परखो कि मैं तुम पर आशीषों की वर्षा करता हूँ या नहीं। सचमुच में परमेश्वर ने हम सबों को बहुतायत की आशीष दी है, इसीलिए हम सभी परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं ने इस बार नवंबर में बिलासपुर की ठंड को असामान्य रूप से बढ़ा दिया है। शाम ढलती कपकपी शुरू हो जाती है और तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह पिछले 10 वर्षों में सबसे ठंडी नवंबर की शुरुआत है। 12 नवंबर को न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि 2016 में यह 11.2 डिग्री था। इसलिए अनुमान है कि इस बार पारा और नीचे जा सकता है। शनिवार को अधिकतम तापमान
28 डिग्री और न्यूनतम 14.3 डिग्री रहा। वहीं मेन पार्ट में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया। पहाड़ी और वनांचल क्षेत्रों में ठंड ज्यादा महसूस हो रही है और लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर और मध्यम छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बनी हुई और बिलासपुर में भी इससे प्रभावित है। उत्तर भारत से लगातार ठंडी हवाएं आने से तापमान में गिरावट हो रही है। 17 नवंबर से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन महीने के अंत में तक फिर ठंड बढ़ने के संकेत है। पश्चिमी विक्षोभ से आसमान में हल्के बादल बन सकते हैं, हालांकि इससे तापमान में खास सुधार की उम्मीद नहीं है। शिवनाथ नदी में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार जोंधरा गांव के पास नदी में तैरते हुए शव को सबसे पहले वहां से गुजर रहे लोगों ने देखा, जिसके बाद इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पचपेड़ी थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया। पुलिस व ग्रामीणों ने स्थानीय मछुआरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया। युवक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। हालांकि उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार युवक की मौत पानी में डूबने से हुई, लेकिन स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। पचपेड़ी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के थानों और लापता लोगों की शिकायत के आधार पर युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ शुरू कर दी है और आशंका जताई जा रही कि युवक किसी दूसरे क्षेत्र का हो सकता है। शव को खरोच या अन्य किसी चोट के निशान को भी जाँच के दायरे में शामिल किया गया है। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।